दोस्तों नमस्कार। मैं विजय चौधरी प्रॉफिट फ्रॉम इट गुड़गांव से आप सभी का इस H1 रिजल्ट्स की श्रृंखला में एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। ये सीरीज प्रॉफिट फ्रॉम इट के स्टूडेंट्स द्वारा लेटेस्ट कंपनी रिजल्ट्स को अपडेट करने के लिए बनाई गई है। दोस्तों आज मैं आपके सामने एस्ट्रल पॉलिटेक्निक के H1 2022 के रिजल्ट की समीक्षा करने वाला हूं। पर पहले ये जानना भी जरूरी है कि एस्ट्रल पॉलिटेक्निक किस इंडस्ट्री से है। तो दोस्तों ये प्लास्टिक प्रोडक्ट इंडस्ट्री से है। चलो अब इस इंडस्ट्री के बारे में जानें। इस इंडस्ट्री में कौन कौन सी कंपनीज हैं और कैसी हैं। सबसे पहले इस इंडस्ट्रीज की कंपनीज का मार्केट शेयर देखें तो पाते हैं कि इसका मार्केट साइज 2018 में 27,000 करोड़ था। इसमें शामिल कंपनीज में सुप्रीम इंडस्ट्रीज 10% सेल्स कंट्रीब्यूशन के साथ सबसे बड़ी कंपनी है। वहीं फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज 9% के साथ दूसरे नंबर पर, आशीर्वाद पाइप्स 8% के साथ तीसरे नंबर पर, जैन इरिगेशन 7% के साथ चौथे नंबर पर और एस्ट्रल पॉलिटेक्निक 6% के साथ पांचवें नंबर पर है। अगर फाइनेंशियल पैरामीटर्स की बात करें तो देखते हैं कि 5,000 करोड़ की सेल्स के साथ सुप्रीम इंडस्ट्रीज नंबर 1 पर है। वहीं जैन इरिगेशन 4,300 करोड़ की सेल्स के साथ नंबर 2 पर, फिनोलेक्स इंडस्ट्री 3,000 करोड़ की सेल के साथ तीसरे नंबर पर, आशीर्वाद पाइप्स 2,000 करोड़ की सेल्स के साथ चौथे नंबर पर और 1,600 करोड़ की सेल के साथ एस्ट्रल पॉलिटेक्निक पांचवें नंबर पर है। दोस्तों यहाँ मैं ये बताना चाहूंगा कि आशीर्वाद पाइप्स एक अच्छी कंपनी है पर वह लिस्टेड नहीं है। जब यह लिस्ट होगी तब इसके बारे में अधिक विस्तार से बात करेंगे। दोस्तों चलो अब प्लास्टिक इंडस्ट्री की लिस्टेड कंपनीज का कंपैरिजन करें। कंपैरिजन के लिए हम 3 प्रमुख पैरामीटर्स देखते हैं। ये हैं मार्केट शेयर, ग्रोथ और क्वालिटी एनालिसिस। सबसे पहले मार्केट कैप की बात करें तो हम देखते हैं कि इस इंडस्ट्री की टोटल मार्केट कैप 1.2 लाख करोड़ के करीब है। इसमें एस्ट्रल पॉलिटेक्निक 46,000 करोड़ के साथ 1% कंट्रीब्यूशन करती है। वहीं सुप्रीम इंडस्ट्रीज 29,000 करोड़ के साथ 26% कंट्रीब्यूट करती है और फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज 14,000 करोड़ के साथ 12% कंट्रीब्यूट करती है। तो वहीं जैन इरिगेशन टोटल मार्केट कैप में सिर्फ 2% कंट्रीब्यूट करती है। इंडस्ट्री की टोटल सेल्स की बात करें तो इंडस्ट्री की टोटल सेल 30,000 करोड़ के करीब है। सुप्रीम इंडस्ट्री इसमें 6,400 करोड़ सेल्स के साथ 22% कंट्रीब्यूट करती है। वहीं दूसरे नंबर पर जैन इरिगेशन 5,800 करोड़ की सेल के साथ 20% कंट्रीब्यूट करती है। फिनोलेक्स 3,500 करोड़ सेल्स के साथ 12% कंट्रीब्यूट करती है। तो वहीं एस्ट्रल नंबर 4 पर 3,200 करोड़ के साथ 11% कंट्रीब्यूट करती है। इंडस्ट्री का टोटल प्रॉफिट देखें तो वो करीब 2,700 करोड़ के करीब है। नंबर 1 पर सुप्रीम इंडस्ट्रीज 1,000 करोड़ प्रॉफिट के साथ 35% कंट्रीब्यूशन करती है। वहीं 700 करोड़ के करीब प्रॉफिट के साथ फिनोलेक्स इंडस्ट्री 27% कंट्रीब्यूट करती है और तीसरे नंबर पर 400 करोड़ के करीब के प्रॉफिट के साथ एस्ट्रल 15% कंट्रीब्यूट करती है। दोस्तों यहाँ पर यह बताना चाहूंगा कि एस्ट्रल सेल्स और प्रॉफिट के कंट्रीब्यूशन में चौथे और तीसरे नंबर पर है पर मार्केट कैप में नंबर 1 है। यह दर्शाता है कि इन्वेस्टर्स का भरोसा सबसे ज्यादा एस्ट्रल पर है, जिसकी वजह से इसका मार्केट कैप सबसे ज्यादा है। अगर ग्रोथ एनालिसिस की बात करें तो हम देखते हैं कि इंडस्ट्रीज की एवरेज सेल्स ग्रोथ 13% है। अपोलो पाइप्स 20% सेल्स ग्रोथ के साथ नंबर 1 पर है। सुप्रीम इंडस्ट्रीज 17% सेल्स ग्रोथ के साथ नंबर 2 पर और प्रिंस पाइप्स 14% के साथ नंबर 3 पर, एस्ट्रल 11% के साथ नंबर 4 पर। अगला इंपॉर्टेंट पैरामीटर है क्वालिटी एनालिसिस। क्वालिटी एनालिसिस में सबसे पहले नेट प्रॉफिट मार्जिन की बात करें तो यह दर्शाता है कि मैनेजमेंट सेल्स का कितना हिस्सा अपने घर ले जाता है, यानी कितना प्रॉफिट कर पाता है। इंडस्ट्री का एवरेज नेट प्रॉफिट मार्जिन 12% है। फिनोलेक्स 21% नेट प्रॉफिट मार्जिन के साथ नंबर 1 पर, सुप्रीम इंडस्ट्रीज 15% नेट प्रॉफिट मार्जिन के साथ नंबर 2 पर और एस्ट्रल 13% नेट प्रॉफिट मार्जिन के साथ नंबर 3 पर। वहीं -7% नेट प्रॉफिट मार्जिन के साथ जैन इरिगेशन इन्हीं सभी कंपनियों में सबसे पीछे है। जैन इरिगेशन सेल्स में नंबर 2 होने के बावजूद भी प्रॉफिट नहीं कर पाती। इसके कारण हम आगे जानेंगे। ROPE यानी रिटर्न ऑन पेड अप इक्विटी। प्रमोटर ने कंपनी को स्टार्ट करते समय जो पूंजी लगाई थी उस पर आज
कितना रिटर्न ले पा रहा है। यहाँ हम देखते हैं कि सुप्रीम इंडस्ट्रीज इक्विटी का 38 टाइम्स हर साल कमाती है, वहीं एस्ट्रल 20 टाइम्स और जैन इरिगेशन -4 टाइम्स पर है, यानी कमाने की जगह नुकसान कर रही है। तो दोस्तों यहाँ पे एक बात मैं ये बताना चाहूंगा कि सुप्रीम इंडस्ट्री का 38 और एस्ट्रल का 20, इन दोनों में इतना गैप क्यों है? क्योंकि सुप्रीम इंडस्ट्रीज बहुत पुरानी कंपनी है। ये सन 1940 के दशकों में इसका स्थापित किया गया था। उस टाइम इसको स्थापित करने में, स्टार्ट करने में बहुत कम पूंजी लगी थी आज के मुकाबले। तो यही कारण है कि इसका रिटर्न ऑन पेड इक्विटी एस्ट्रल से डबल है। रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें तो हम पाते हैं कि सुप्रीम इंडस्ट्रीज टोटल इक्विटी पर 31% रिटर्न दे पाती है, फिनोलेक्स 24% और एस्ट्रल 22%। 15% के रिटर्न को हम अच्छा मानते हैं। जैन इरिगेशन का रिटर्न ऑन इक्विटी -14 का है। नेक्स्ट है ICR, यानी डेट के इंटरेस्ट को भरने की ये क्षमता दिखाता है। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो 20 टाइम्स के ऊपर का ICR हम अच्छा मानते हैं। फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज का 139 टाइम्स ICR है, वहीं सुप्रीम इंडस्ट्री का 112 टाइम्स और एस्ट्रल का 42 टाइम्स है। जैन इरिगेशन का तो -1 टाइम्स है, यानी जैन इरिगेशन जितना भी कमाती है उसमें अपना इंटरेस्ट भी नहीं भर पाती। दोस्तों यहाँ पे मैं आपसे ही पूछता हूँ कि क्या हमें जैन इरिगेशन जैसी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए, हाँ या ना? बिल्कुल सही कहा आपने, हमें ऐसी कंपनियों से बच के रहना चाहिए। हमारा मानना है, अगर डेट टू इक्विटी को देखें, कि डेट टू इक्विटी 30% से कम ही होनी चाहिए एक हेल्दी कंपनी के। यहाँ देखते हैं कि सभी कंपनीज में ना के बराबर डेट है सिवाय जैन इरिगेशन के। रिजर्व वर्सेस डेट की बात करें तो हम देखते हैं कि सभी कंपनीज का डेट रिजर्व के मुकाबले ना के बराबर है सिवाय जैन इरिगेशन के, जिसमें रिजर्व और डेट बराबर ही हैं। बुरे समय में बाकी कंपनीज को ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, पर जैन इरिगेशन का रिजर्व शून्य होने की कगार पर हो जाएगा और उसके आगे चलने के ऊपर एक सवालिया निशान भी लग सकता है। अभी तक जो हमने जाना उसके अगर एक बर्ड्स आई व्यू देखें तो हम पाते हैं कि एस्ट्रल, सुप्रीम इंडस्ट्रीज और फिनोलेक्स तीनों ही इस इंडस्ट्रीज की लीडिंग और अच्छी कंपनीज हैं। वहीं जैन इरिगेशन सेल तो बहुत करती है, पर उसके बाकी सभी पैरामीटर्स नेगेटिव में हैं। फिर भी ज्यादातर लोग जैन इरिगेशन में ही ध्यान लगाए रखते हैं, जबकि एनालिसिस द्वारा हमें पता चल जाता है कि जैन इरिगेशन जैसी कंपनी से हमें एक सेफ डिस्टेंस बनाए रखना चाहिए। चलो दोस्तों, अब एस्ट्रल कंपनी का बिहेवियर एनालिसिस करके अच्छी तरीके से उसे जान पाएं। लॉन्ग टर्म सेल्स की बात करें तो हम देखते हैं कि 2009 में इसकी सेल 200 करोड़ के करीब थी, जो 2021 में बढ़कर 3200 करोड़ के करीब हो गई, यानी पिछले 12 सालों में 26% CAGR से ग्रो किया और 16 टाइम्स हो गई। दोस्तों ध्यान देने की बात है कि इसकी ग्रोथ 12 सालों में कंसिस्टेंट रही है और उसकी सेल्स इस समय लाइफ टाइम हाई पर है। नीचे वाली स्लाइड में अगर करंट सेल की बात करें तो H1 2021 में 1151 यानी 1151 करोड़ की थी, जो H1 2022 में बढ़कर 1854 करोड़ की हो गई, यानी 61% CAGR से ग्रो किया। सेगमेंट सेल्स की बात करें तो इसका मेन बिजनेस प्लास्टिक पाइप से आता है। एबिटा मार्जिन जो कंपनी की ऑपरेशनल एफिशिएंसी बताती है को देखें तो हम पाते हैं कि कंपनी का एवरेज एबिटा मार्जिन 14% का है और हाल के कुछ वर्षों में ये इससे ज्यादा कर आउट परफॉर्म कर रहा है और ये लगातार इसका मार्जिन बढ़ रहा है। अगर H1 2021 और H1 2022 की बात करें तो पाते हैं कि यहाँ भी इसने अपने मार्जिन को मेंटेन किया हुआ है, जो लाइफ टाइम हाई के आसपास ही है। प्रॉफिट की बात करें तो हम देखते हैं 2009 में इसने 14 करोड़ का प्रॉफिट किया था, वहीं 2021 में यह बढ़कर 408 करोड़ हो गया। यह इसका लाइफ टाइम हाई प्रॉफिट भी है। पिछले 12 सालों में 32% CAGR से बढ़ा और 29 टाइम्स हो गया। इसके प्रॉफिट की ग्रोथ इतने सालों में कंसिस्टेंट रही, जो कि इस कंपनी की स्ट्रेंथ को दर्शाती है। अगर करंट प्रॉफिट की बात करें तो हम देखते हैं कि H1 2021 में इसका प्रॉफिट
108 करोड़ का था और वो H1 2022 में बढ़कर 218 करोड़ का हो गया, यानी 102% CAGR से बढ़ा। हम उम्मीद करते हैं कि फाइनेंशियल ईयर 2022 के अंत तक इसका प्रॉफिट एक बार फिर से लाइफ टाइम हाई का होगा। कंपनी का आगे रिजर्व देखें तो 2009 में ये 81 करोड़ था, जो H1 2022 में बढ़कर 2074 करोड़ हो गया, यानी 26 टाइम्स। इसका रिजर्व भी कंसिस्टेंटली बढ़ता ही गया है। मेजर कॉस्ट की बात करें तो इस कंपनी का मेजर कॉस्ट रॉ मटेरियल है। अगर कॉस्ट ऑफ मटेरियल बढ़ता है तो ये कंपनी के मार्जिन्स पर असर डालता है, पर अच्छी कंपनी अपने अच्छे और स्ट्रॉन्ग ब्रांड के कारण इस कॉस्ट को अपने कस्टमर्स पर पास ऑन करने में कामयाब रहती है, जो हम एस्ट्रल में भी देखते हैं कि इसका कॉस्ट ऑफ मटेरियल डबल होने के बावजूद भी इसने अपने मार्जिन्स को इम्प्रूव करने में कामयाबी हासिल की है। डेट देखें तो पाते हैं कि ये एक डेट फ्री कंपनी है। शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो हम देखते हैं कि जहां 2011 में प्रोमोटर्स का हिस्सा 64% था, वो 2021 में घटकर 56% हो गया। वहीं म्यूचुअल फंड्स ने इस कंपनी में भरोसा दिखाते हुए 0% से 8 पर अपना हिस्सा 8% कर लिया और FPI ने 1% से अपना हिस्सा बढ़ाकर 21% कर लिया, जबकि रिटेल ने 23% से कम कर 11% कर लिया, यानी उन्होंने अपना हिस्सा बेच दिया। ज्यादातर रिटेल इन्वेस्टर थोड़ा सा प्रॉफिट होने पर बेच कर निकल जाते हैं और फिर कहते हैं कि हमारी वेल्थ क्रिएशन नहीं होती। वेल्थ क्रिएशन के लिए हमें भी म्यूचुअल फंड्स और FPI जैसी सोच रखनी होगी। ऐसे वेल्थ क्रिएशन कंपनीज में लंबे समय तक हमें बना रहना होगा। दोस्तों, करंट ग्रोथ की बात करें तो हमने उम्मीद की थी कि H1 की सेल्स 80% से और प्रॉफिट 100% से बढ़कर आएंगे, और जब रिजल्ट आए तो देखा कि एक्चुअल में सेल्स 61% से और प्रॉफिट 102% से बढ़कर आए, यानी उम्मीद के अनुसार ही। इस ट्रेंड को देखते हुए हम आगे उम्मीद कर सकते हैं कि फाइनेंशियल ईयर 2022 के अंत तक सेल्स 30% से और प्रॉफिट 25% से बढ़कर आ सकते हैं। आने वाले लॉन्ग टर्म की बात करें तो एक कंजर्वेटिव अनुमान के अनुसार इसकी सेल्स और प्रॉफिट 80% CAGR से बढ़ने की उम्मीद रख सकते हैं। प्रेजेंट सेल्स रिजल्ट्स की बात करें तो फाइनेंशियल ईयर 2021 में इसकी सेल्स 3176 यानी 3176 करोड़ थी और प्रॉफिट 408 करोड़, और H1 2022 में इसकी सेल 1854 यानी 1854 करोड़ और प्रॉफिट 218 करोड़ हुए। फाइनेंशियल ईयर 2021 का EPS 20.13 का था और TTM 25.87 का है। करंट प्रॉफिट मार्जिन 12% है, वहीं लॉन्ग टर्म प्रॉफिट मार्जिन 7.5% था। इस सब को देखते हुए हम इसमें इसके फ्यूचर सेल्स और प्रॉफिट का प्रोजेक्शन करें तो फाइनेंशियल ईयर 2022 में इसकी सेल्स 4000 करोड़ के और प्रॉफिट 500 करोड़ के करीब उम्मीद कर सकते हैं, और 2030 में सेल्स 15,500 करोड़ और प्रॉफिट 2000 करोड़ के करीब हो सकती हैं। इसका करंट प्राइस 2205 है और ये अपने लाइफ टाइम हाई 2434 के पास ही है। 2022 में इसकी फेयर वैल्यू 1200 के करीब आती है और 2030 में इसकी फेयर वैल्यू 4500 के करीब हो सकती है। यानी ये जब भी 1300, 1200, 1400 इसके करीब आए तो हम इसमें खरीदारी कर सकते हैं। आगे टेक्निकल एनालिसिस की बात करें तो हम जब भी इसकी प्राइस 1600 से लेकर 1300 के बीच आए तो हम इसमें बाइंग कर सकते हैं। आखिर में इस इंडस्ट्री की दो वेल्थ क्रिएटर कंपनीज एस्ट्रल और सुप्रीम इंडस्ट्रीज के लॉन्ग टर्म में वेल्थ क्रिएशन का कंपैरिजन करें तो हम देखते हैं तो कि एस्ट्रल में अगर 2009 में 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया होता तो उसकी आज वैल्यू 1.2 करोड़ से लेकर 5.7 करोड़ होती। ये इस बात पर डिपेंड करता है कि साल 2009 में हमने किस प्राइस पर उसमें इन्वेस्ट किया। ज्यादातर चांस है कि उसकी आज कीमत 3.5 करोड़ होती। वहीं सुप्रीम इंडस्ट्रीज में अगर 2009 में 1 लाख रुपया इन्वेस्ट किया होता तो आज उसकी वैल्यू 45 लाख से लेकर 1.2 करोड़ होती। ये इस बात पर डिपेंड करता है कि साल 2009 में हमने किस प्राइस पर
उसमें इन्वेस्ट किया। ज्यादातर चांस है कि आज उसकी कीमत 80 लाख के आसपास होती, मगर आम इन्वेस्टर थोड़े से ही प्रॉफिट पाकर ऐसी वेल्थ क्रिएटर कंपनीज के स्टॉक्स को बेच देते हैं और फिर कहते हैं कि वेल्थ क्रिएशन नहीं होती। अगर हम ऐसे वेल्थ क्रिएटर कंपनीज में लंबे समय तक बने रहें तो 80 टाइम्स, 100 टाइम्स या उससे भी अधिक रिटर्न्स बनाने कोई बड़ी बात नहीं। आखिर में कंक्लूजन, शहरीकरण और इंफ्रास्ट्रक्चर पर गवर्नमेंट के फोकस के कारण ये इंडस्ट्री वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इंडस्ट्री है। प्लास्टिक पाइप्स में एस्ट्रल फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनियों में से है। एस्ट्रल का मैनेजमेंट हाई क्वालिटी का और फोकस्ड है। कंपनी सैनिटरी वेयर और बाथरूम फिटिंग्स में डाइवर्सिफाई करने की सोच रही है। सुप्रीम इंडस्ट्री और फिनोलेक्स इंडस्ट्री भी इस इंडस्ट्री की अच्छी कंपनियां हैं। जिनका इन कंपनीज में निवेश किया हुआ है तो वह इन कंपनीज में बने रह सकते हैं। चेंज करने की आवश्यकता नहीं है। हम अपने पोर्टफोलियो का 2 से 3% हिस्सा इस इंडस्ट्री में इन्वेस्ट कर सकते हैं। डिस्क्लेमर, यह वीडियो एजुकेशन पर्पस के लिए है। कोई भी इक्विटी को खरीदने या बेचने से पहले खुद अपना रिसर्च करें या अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस ग्रेट पेशेंस। धन्यवाद।